तो let us start our class. तो देखिए, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था बफर में हमने कई तरह के क्वेश्चन देखे थे, चाहे वो एसिड बेस से रिएक्शन से बनता हो, या किसी सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता हो, या एक बफर में हमने बेस या एसिड ऐड करके भी उसका पीएच कैसे चेंज हो सकता है। ये जो लास्ट क्वेश्चन ना, लास्ट से पहले, अच्छा उससे पहले कहाँ गया, अच्छा था ये कहीं पर था, अच्छा ये वाला 0.1 मोल जो NaOH हमने ऐड किया था, तो उससे भी हमने देखा कि पीएच कैसे चेंज हो सकता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो मैंने आपको इतना बताया था कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली, अगर आपको उसे डिफाइन करना हो तो यू कैन सिंपली से कि इट इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मीन्स जैसे एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसी तरह से जब हम किसी सॉल्ट को, व्हेन वी ऐड एनी सॉल्ट इनटू वाटर, कोई भी सॉल्ट है उसको हमने पानी में डाल दिया, तो उसके वजह से जो सल्यूशन बनेगा उसका नेचर क्या होगा, क्या वो न्यूट्रल रहेगा, क्या वो एसिडिक होगा, क्या वो बेसिक होगा, वो डिपेंड करता है कि सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कैसे हुआ है, किस आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ है, सॉल्ट कौन सा था, उस पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो यहाँ पर भी हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, मतलब पढ़ हम रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, बट यहाँ पर भी हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पीएच को निकालना, पीएच कितना होगा उस सॉल्यूशन का। ओके, तो मैंने लास्ट क्लास भी आपको ये बताया था, तो ये एक मिथ है या एक मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में बैठ जाता है कि अगर एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो पीएच हमेशा 7 होगा। इट इज रॉन्ग, ऐसा जरूरी नहीं है। एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से पीएच 7 होता है, लेकिन सिर्फ एक तरह के सॉल्ट का, वो होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो सब हम देखेंगे। सिर्फ उसी का पीएच 7 होता है, उसको छोड़कर बाकी जितने सॉल्ट है उनका पीएच 7 नहीं होता है। तो ज्यादातर सॉल्ट का इनफैक्ट पीएच 7 नहीं होता है जब आप उनको पानी में डालते हो। तो किनका कितना होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है उनको, वो सब हम सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो पहले तो वही चीज लिख लीजिए कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखिए, इट इज reverse of neutralization reaction। तो हमारे पास कितने तरह के सॉल्ट हो सकते हैं? We have 4 types of salts, and these 4 types of salts are based on the types of acid base reaction actually। जैसे पहला होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को थर्मोकेमिस्ट्री में भी SASB WAWB क्या होता है वो बता दिया था, तो वही शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन हुआ करता था। दूसरा होता था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एसिड को हमने स्ट्रॉन्ग रखा, बेस को स्ट्रॉन्ग एक बार किया, एक बार वीक किया। अब हम एसिड को वीक करेंगे, बेस को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, और लास्ट में
weak acid and weak base. So because we have 4 types of acid base reaction, that is why we have 4 types of salts. याद करिए हमने थर्मोकेमिस्ट्री में न्यूट्रलाइजेशन में भी वही पढ़ा था कि 4 तरह के न्यूट्रलाइजेशन होते हैं, तो इसलिए 4 तरह के सॉल्ट भी बनते हैं। तो देखिए अब आपको जो है इन सॉल्ट को थोड़ा पहचानना आना चाहिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इनको पहचानने की कोशिश करिए कि ये इस कैटेगरी में आएंगे या नहीं। जैसे देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कह रहा है, तो इसके एग्जांपल्स ऐसे होते हैं। फिर मैं आपको इसका टेक्निक क्या होता है बता देता हूँ। NaCl, K2SO4 या फिर NaNO3 या फिर Ki, salts like this. These are salts of strong acid and strong base. Why they are salts of strong acid and strong base? क्योंकि देखिए जैसे ही आप एक सॉल्ट को देखेंगे तो आपको ऐसे सोचना होगा कि यहाँ पर मेरे पास जैसे फर्स्ट एग्जांपल में गिवन है NaCl, तो NaCl का जो Na है ये कहाँ से आया होगा? NaOH ना, उस मॉलिक्यूल का नाम बताना है। Na कहाँ से आया होगा? NaOH। NaOH एक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और Cl कहाँ से आया होगा? NaCl का जो Cl है ये कहाँ से आया होगा? HCl। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर मैं बताता हूँ एक चीज और, जैसे K2SO4 है तो K कहाँ से आया होगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। और SO4 कहाँ से आया होगा? अरे उसका पैरेंट मॉलिक्यूल क्या रहा होगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब आपको वो कैटायन एनायन देखकर ये समझना है कि इसका पेरेंट मॉलिक्यूल क्या रहा होगा। तो एक चीज आप हर एक में नोट करेंगे, है ना, आप देखना ये सारे को एनालाइज करके देखना और आगे भी मैं बताऊंगा। एक चीज हमेशा नोट करना, आपका जो कैटायन है, जो भी आपका कैटायन होगा ना, ये देख लो हमेशा तुम्हारा आया होगा बेस से, है ना, आगे भी मैं बताऊंगा। और तुम्हारा जो, क्योंकि सॉल्ट में तो कैटायन एनायन होंगे ना, और एनायन जो होगा वो हमेशा देखना तुम्हारे एसिड से आया होगा, क्योंकि बेस में खुद का क्या होता है? OH, मतलब बेस OH की वजह से होता है, लेकिन वो तो वाटर में न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, तो उसका बचता क्या है? कैटायन। तो इसलिए बेस से कैटायन आता है और एनायन से या एसिड से एनायन आता है। तो आप ये वाला याद रख सकते हो, या मैं ऐसे इसको जब फटाफट याद कर लेता हूँ, एसिड एनायन AA, मतलब एनायन हमेशा एसिड से आएगा, तो कैटायन बेस से आएगा, और कहाँ से आएगा? ठीक है। और जैसे KI है, K अगेन KOH, I कहाँ से आया होगा? HI, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पर बता देंगे, क्या? यहीं पर इसका काम खत्म करके आगे जाएंगे कि ऐसे सॉल्यूशन का, मतलब ये जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaCl, तो NaCl को अगर मैं पानी में डालता हूं तो इसका pH क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। इसका pH 7 ही रहता है। ऐसा क्यों रहता है? देखो इसका रीजन यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक्स, तो इसको अलग से ही लिखिएगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये तो 4 एग्जाम्पल लिखेंगे, उनका pH लिखेंगे, फिर नीचे लिखना
तो जैसे मेरे पास NaCl है और आपने क्या किया, इसको डाल दिया पानी में, तो देखो इस तरफ बनेगा क्या। हमें पता है कि NaCl में Na+Cl- होता है और सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये कंप्लीटली टूट जाएंगे। अच्छा, मैं जिन पर चार्ज दूंगा, जिन पर ये मैं प्लस माइनस दूंगा, तो आप ये समझना कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। देखो मैं वाटर पर H+OH- नहीं दूंगा क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, लेकिन जो भी इधर से Na+ बनेगा, जो भी बनेगा वो वाटर के किसके साथ कंबाइन करेगा। लेकिन वाटर भी तो H+OH- प्रोड्यूस करता है ना, चाहे बहुत कम क्वांटिटी में ही सही, प्रोड्यूस तो करता ही है। तो वाटर के किसके साथ ये कंबाइन करेगा, OH के साथ। तो इधर इसलिए मैं लिखूंगा NaOH। लेकिन एक और काम भी करूंगा कि क्या, मैं Na के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस लिखूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको आप चार्ज देना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस पर मैं प्लस माइनस दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। और क्या बनेगा, इधर Cl भी तो था, वो भी वाटर में जितना भी वो H+ प्रोड्यूस कर सकता है वाटर, उसके साथ कंबाइन कर लेगा और बना लेगा क्या, HCl। तो H+Cl- ये बनेगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, अब आप क्या करो, इस रिएक्शन को दोबारा लिखो, बट राइट इट लाइक दिस, Na+Cl- प्लस वाटर रिवर्सेबल, NaOH को भी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो मैं इसको ऐसे अलग अलग लिख रहा हूं, H+Cl-। ठीक है, एक चीज ही बता रहा हूं यहां से आपको, H+Cl- ये हो जाएगा। तो आप जो आपका कॉमन आयन है ना दोनों तरफ, मतलब जो आयन दोनों तरफ एकदम सेम है, ये क्या करेगा, दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा। Na+ कैंसल, Cl- कैंसल, तो जो रिमेनिंग बचेगा ना, इसको कहा जाता है नेट आयोनिक इक्वेशन। जो आयन दोनों तरफ कॉमन है, उनको कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग इक्वेशन बचता है, उसको नेट आयोनिक इक्वेशन कहा जाता है। तो इधर क्या बचेगा, देखो, वाटर इक्विलिब्रियम, H+ एंड OH-, ये बचेगा। इसका मतलब जितने H+ हैं उतने ही OH- होंगे। तो इसलिए देखिए आपके पास नेट कोई H+ या OH- नहीं होगा, नेट नहीं होगा। इसलिए इस सॉल्यूशन का pH क्या होता है, 7। The pH of the solution will be 7. ओके, आया समझ में क्यों इसका pH 7 होता है। ठीक, नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट में देखना है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। मतलब एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब जो एनायन है, एनायन मेरा स्ट्रॉन्ग ये से आएगा, और जो कैटायन है वो वीक से आएगा, वीक बेस से आएगा। तो देखो मैं वीक बेस के कैटायन, मैं बस चार्ज नहीं दूंगा, लेकिन मैं कैटायन को लिख लेता हूँ। जैसे देखो NH4+ होता है, तो मैं NH4 लिख लूंगा, क्योंकि कैटायन मेरा वीक बेस से आएगा ना। जैसे सिल्वर हाइड्रोक्साइड का सिल्वर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एल्यूमिनियम, या कॉपर सल्फेट का, कॉपर हाइड्रोक्साइड का, सॉरी, कॉपर हाइड्रोक्साइड का कॉपर। तो देखो ये सब आ गए मेरे वीक बेसिस के कैटायन। मैंने चार्ज नहीं दिया, वो मैं सॉल्ट बना दूंगा, ये कैटायन हो गया। और एनायन मेरा स्ट्रॉन्ग से आएगा। अब आप पहले में HCl ले लो, तो NH4Cl।
इसमें सल्फेट लेते हैं तो Ag2SO4, इसमें नाइट्रेट ले लेते हैं तो AlNO3 होल थ्राइस, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट तो वैसे मुझे पसंद है, कॉपर सल्फेट ही ले लो। तो राइट में देखिए ये मैंने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड से लिया, HCl, H2SO4, HNO3, HIV ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, और लेफ्ट में सारा कैटायन मेरे वीक से आया है। तो ये हो गए इसके सॉल्ट के एग्जाम्पल। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई इनका पीएच क्या होगा। ऐसे सॉल्ट का पहले लिख देते हैं, ऐसे सॉल्ट का पीएच लेस देन 7 होगा। अब ये मुझे कैसे पता है कि ये लेस देन 7 होगा, वो आप भी जान लो कि देखिए यहाँ पर ये जो आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है। इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है। और जो एसिड होते हैं उनके सॉल्यूशन का पीएच कैसा होता है, लेस देन 7, लेस देन 7। तो इसलिए देखो ये लेस देन 7 है। आगे वाले में भी वैसे ही बताऊंगा। अब देखो क्यों इनका पीएच लेस देन 7 होता है, मतलब ये तो मतलब टेक्निक हो गया, चलो ठीक है। लेकिन अगर इसके लिए मुझे नेट आयोनिक इक्वेशन लिखना होगा तो क्या होगा, तो वैसे ही एग्जांपल हम लेंगे। तो ये पहला था, ये दूसरा लिखा था। तो ये हो गया आपका NH4Cl और डाल दिया आपने इसको वाटर में, तो इधर चार्ज लिख लेंगे, इधर इक्विलिब्रियम। तो कौन मुझे बताएगा इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा, लिख लो और बताओ मुझे कि मैं इस तरफ प्रोडक्ट क्या लिखूं। क्या लिखें बाप, इतना टाइम। तो NH4 प्लस वाटर के OH माइनस को ले लेगा टू फॉर्म NH4OH, बट NH4OH इज ए वीक बेस, और Cl माइनस जो है वो वाटर के H प्लस को ले लेगा टू फॉर्म HCl विच इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगेन यहीं पर ही अगर मैं कैंसिल कर सकूं तो मैं Cl माइनस को कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि यही स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से आया है। क्योंकि एमोनियम आयन जो है ये वीक बेस बनने की वजह से कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा एमोनियम हाइड्रोक्साइड में। एमोनियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करने वाला, इसलिए मैं एमोनियम आयन को लेफ्ट एंड राइट साइड में कैंसिल नहीं कर सकता, वी कैन नॉट। तो मेरा नेट इक्वेशन क्या बनेगा, मेरा नेट इक्वेशन बनेगा NH4 प्लस प्लस वाटर, ये मेरा नेट आयोनिक इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम NH4OH एंड H प्लस। तो यहाँ पर लार्जर अमाउंट में मेरे पास क्या होगा, H प्लस, क्योंकि अगर मेरे पास 100 एमोनियम आयन के मॉलिक्यूल थे तो इधर बन गया होगा 100 NH4OH और उधर बन गया होगा 100 H प्लस। लेकिन ये जो 100 NH4OH के मॉलिक्यूल हैं, हाँ, इसके इसके जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं ये मुझे 100 OH माइनस नहीं दे सकते। ये 100 में से 10-15 दे देगा, लेकिन 100 H प्लस तो रहेंगे, तो ज़्यादा अमाउंट में क्या रहेगा, H प्लस। तो इसलिए मेरे सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो एसिडिक होगा। The pH of the solution will be acidic. Okay. लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ से हमें समझ लेना चाहिए कि देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन वो पूछता है, और बस वही बताने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन दिया था हमें आपको कि
आपको इन सॉल्ट्स में वो पूछेगा कि क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस इज दिस। ओके, तो इसको भी करना आसान ही है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आपके नेट आयोनिक इक्वेशन में, जिस आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ होगा, ये उसी तरह का हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहाँ पर मेरे किसका हाइड्रोलिसिस हुआ है, कैटायन का। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। जिस आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ होगा ना, वही उसको वही नाम देना है, कैटायन का हो रहा है तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायन का होता तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते इसको। आया समझ में? तो ये चीज जो है ये आपको पूछेगा वो, एकदम 100%। वो आगे मैं आपको एक चार्ट बनाकर भी उसमें लिखवाऊंगा। थर्ड आ जाता है, हम थर्ड पर चले जाते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो टेक्निक मैंने बताया वैसे ही बनाना है। आप एसिड का एनायन बनता है इसलिए बाद में लिखो, बेस का कैटायन बनता है इसलिए पहले लिखो। और यहाँ पर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन लिखिए, जैसे Na हो गया, जैसे K हो गया, जैसे सीजियम हो गया, जैसे बेरियम हो गया। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन आ गए। लेकिन हमारा जो एनायन है ना, वो वीक से आने वाला है, तो Na के साथ, मतलब Na रहेगा, इसको हम लिखेंगे वीक एसिड CH3COO Na। CH3COH हमारा वीक एसिड होता है, K हो गया, ठीक है। अच्छा, तो वीक एसिड और कौन सा होगा, HCN मैं ले सकता हूँ, तो KCN। और कोई वीक एसिड जैसे कार्बोनिक एसिड, तो CH2CO3 कार्बोनिक एसिड। जैसे और कोई वीक एसिड बताओ, और कौन सा वीक एसिड ले सकते हैं, HF बेरियम फ्लोराइड। तो दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, ये एकदम ऊपर से जा रहा है पूरा। इससे इससे और सिंपल वे में क्या बताऊं, बता भी दिया, कैटायन कहाँ से आता है, एनायन कहाँ से आता है, उसी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग है पहले उनको कैटेगराइज कर लो, एना वीक जो है उनको कैटेगराइज कर लो, उनका सॉल्ट बना देना। तो ऐसे सॉल्ट का पीएच नहीं होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन का, सॉल्ट सॉलिड होता है, उसके सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। अब क्यों होता है, कोई एक करके बताओ तो क्या होगा इसका नेट आयनिक इक्वेशन। लेट्स अगर मैं ये पहला वाला सॉल्ट ही लूँ, CH3CON, जैसे मैंने पहला और दूसरा दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग कोई करके बताओ तो 40 सेकंड टाइम दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। टेक द फर्स्ट सॉल्ट और उसका नेट आयनिक इक्वेशन लिखकर बताओ तो, जैसे ये A और B मैंने किया है।
CH3CO negative plus water gives CH3COH plus OH negative. बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। So your net ionic equation will be CH3COO माइनस, क्योंकि देखिए आपका जो Na प्लस इधर है वो उधर NaOH बन जाएगा, तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Na जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रह जाएगा OH माइनस। तो वही लॉजिक है कि जितना एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे उतने ही OH माइनस बनेंगे, लेकिन एसिटिक एसिड क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये उतने H प्लस नहीं प्रोड्यूस कर सकता जितने उसके मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन आपका OH तो उतना ही रहेगा। तो दैट इज व्हाई द सॉल्यूशन इज बेसिक। और इसको हम किस तरह का हाइड्रोलिसिस कहेंगे? anionic. ठीक है, तो बस हो गया। लास्ट वाला हमारा आता है, ठीक है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस लिखना, क्योंकि एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा था, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो लास्ट वाले पे आ जाते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो देखिए इसका मैं दोनों का ही आपको वीक लेना है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, CN weak acid HCN, weak base AgOH, weak acid, सॉरी वीक बेस और वीक एसिड कौन सा लूं? वीक एसिड कौन सा लूं? तो इतना वीक एसिड है, कौन सा लें? कॉपर कार्बोनेट ले लो, चलो कोई बात नहीं, CuCO। तो इस तरीके से कोई भी एक वीक एसिड कोई भी एक वीक बेस लो, उनका सॉल्ट बना लो। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसे सॉल्ट्स का पीएच क्या होगा, इस तरह के सॉल्ट का पीएच क्या होगा? द प्रॉब्लम इज ऐसे सॉल्ट्स का पीएच जो है वो लेस देन 7 भी हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है। देखो इन तीनों का फिक्स है, इन तीनों का यही होगा, लेकिन इसका फिक्स नहीं है, दोनों ही हो सकता है। क्यों दोनों हो सकता है? अब देखिए, अच्छा इसका पहले नेट रिएक्शन लिखते हैं तभी समझ में आएगा। इसका नेट रिएक्शन, तो अगर मैं लेट से पहला ही सॉल्ट जो है उसको ले जाऊं, जो है हमारा CH3COO NH4, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं पहले, माइनस प्लस। आप देखो मजेदार चीज क्या होगा, इधर इधर तुम्हारा बन जाएगा CH3COOH और इधर बन जाएगा NH4OH। तो आप देखो तुम किसी भी कॉमन आयन को दोनों तरफ कैंसिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों ही उधर वीक है। बाकी बी और सी में या ए में भी दोनों ही तरफ स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई रह रहा था, तो आप उसको कैंसिल कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही वीक हैं, तो कैंसिल किसको करोगे?
तो अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिड, एक सेकंड हाँ, तो अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, जो हम कह रहे थे कि एसिड और बेस में से वीक कौन होगा। तो देखो, ये जो वीक एसिड है इसका एक Ka वैल्यू होगा या Pk, जो भी Ka से Pk, और वीक बेस है तो इसका एक Kb वैल्यू होगा। अब कौन सा वैल्यू इन दोनों में से बड़ा है ये डिसाइड करेगा कि आपके सॉल्यूशन का पीएच क्या होने वाला है। कि जैसे देखो, अगर Ka का वैल्यू Kb से बड़ा हो जाता है दोनों ही वीक, हम Ka के भी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। अगर Ka का वैल्यू Kb से बड़ा हो जाता है तो मुझे बताओ तो आपके सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb, थोड़ा सोच के बताओ। Ka का वैल्यू अगर Kb से बड़ा हो गया तो सॉल्यूशन का पीएच क्या हो सकता है। एसिडिक। क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा है, तुम्हारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर हो गया है। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्गर हो गया मतलब ये ज्यादा H प्लस देगा, और जो एसिड है वो ज्यादा H प्लस देगा, और जो बेस है वो कम OH माइनस देगा। तो नेट तो ज्यादा H प्लस रह जाएगा ना, तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। एंड सिमिलरली बेसिक कब होगा, जब K will be greater than K। या अगर आपको इसको Pk के फॉर्म में लिखना है तो लिखो, यहाँ पर Pk लेस देन होना चाहिए Pk Bk। देखिए, क्योंकि जब आप Pk लिखते हो तो नेगेटिव लॉग लगाओगे, तो नेगेटिव का जैसे पहले ही बताया है साइन पलट जाता है। और यहाँ पर देखो Pkb शुड बी लेस देन Pka। ऐसा ही सोचोगे, समझेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो पहले वाले में Pkb को बड़ा होना चाहिए और दूसरे वाले में Pka को बड़ा होना चाहिए। और मैं Pk से आपको याद रखने को नहीं कह रहा हूं, मैं तो उल्टा कह रहा हूं Kb से याद रखो, उसको याद रखना आसान है। Ka ज्यादा मतलब एसिड स्ट्रॉन्गर, एसिड स्ट्रॉन्गर मतलब pH लेस देन 7 होगा, और Kb मतलब बेस स्ट्रॉन्गर, तो pH जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा। सिंपल सिंपल। ओके, चल, तो फिर हाँ, तो ये तो हमें पता चल गया, चलो इसका पीएच जो है वो तो दोनों ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर किस तरह का हाइड्रोलिसिस होगा, कौन बता सकता है। यहाँ पर बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है, बोथ। क्योंकि कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस, एनायन का भी हाइड्रोलिसिस, आपने किसी को कैंसिल भी नहीं किया है दोनों तरफ। तो यहाँ पर बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट चीज जो है, यहाँ पर आपको एक टेबल अब बनाना है। क्यों बनाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब यहाँ पर इसमें कुछ बंच ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। इनको डिराइव भी किया जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसके डेरिवेशन में जाओ ही मत, क्योंकि वैसे ही वो डेरिवेशन इतने बड़े बड़े हैं कि आपको
ऊपर से ही जाएगा। इसीलिए मैं आपको वो सारे फॉर्मूलाज एक टेबल के फॉर्म में लिखा दूंगा और मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये फॉर्मूलाज ऐसे क्यों हैं, ये फॉर्मूलाज आए कैसे। तो पहला कॉलम बनाइए सॉल्ट का, साइड बाय साइड लिखेंगे भी तो चलेगा, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना ले रहा हूँ। सेकंड कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट कॉलम में हमारा रहेगा सॉल्ट, दूसरे कॉलम में लिखेंगे KH, लिखिए मैं बताता हूँ। थर्ड कॉलम में रहेगा तुम्हारा H, फोर्थ कॉलम में रहेगा, फोर्थ कॉलम में रहेगा तुम्हारा पीएच। पीएच वाला कॉलम थोड़ा वाइड रखिएगा और इधर टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस, पीएच वाले कॉलम को थोड़ा वाइडर रखिएगा। लास्ट में है टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस। बस एक और, ठीक है, बना लो। तो ये 5 कॉलम बनाएंगे और यही 5 कॉलम में ही आपके पूरे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली हम चारों तरह के सॉल्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली हम 3 ही तरह के सॉल्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट था, जो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट था कौन सा था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसको हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला केस है वहां पर किसी भी आयन का हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, ऐसे सोल्यूशन का पीएच हमेशा 7 होगा, है ना, और इसलिए इसके लिए कोई KH का वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए हमें करना सिर्फ 3 के लिए। तो भाई ये KH और H क्या होता है, KH stands for hydrolysis constant, KH stands for hydrolysis constant and H stands for, ये जो थर्ड कॉलम में H है ये होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस।
डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज सिमिलर टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चाहे तो आप नोट करके रख सकते हैं कि, या फिर हम आगे भी आएंगे उस पर, ये जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है इट इज वेरी सिमिलर टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है इट इज सिमिलर टू योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज सिमिलर टू योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के भी हुआ करता था। देखेंगे कैसे, ऐसा कैसे होता है, देखें। ठीक, तो देखिए कैसे होगा। तो पहला आता है आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्योंकि देखो आपका पहला था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और सेकंड था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो एक एग्जांपल भी नीचे लिख लेते हैं। एक एग्जांपल NH4C, इसका KH होता है KW/KB। बताऊंगा कैसा है। KW/KB। H होता है अंडर रूट ऑफ KH/C। यहां पर होता है कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, और इसका pH होता है 7 माइनस हाफ ऑफ pKb प्लस log C। नेक्स्ट आता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर एग्जांपल था CH3COON। यहां पर लिखिएगा KW/KA, यहां पर सेम, यहां पर ये 7 प्लस हाफ ऑफ PK प्लस log C। फॉर्मूला सही से कॉपी करना, गलत मत कॉपी कर लेना, इसलिए मैंने सेम नहीं कहा। यहाँ पर 7 प्लस है और यहाँ पर PKA प्लस log C है ना, देख कर कॉपी करना। और बस एक लास्ट, यहाँ पर KA इंटू KB, यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट ऑफ KH, यहाँ पर PKA माइनस PKB, और यहाँ पर कैटायनिक प्लस एनायनिक। ये है आपका पूरा चार्ट।
हो जाए तो बताइए। तो देख, ठीक है, तो देख अब, तो देखो इसमें क्या होता है ना, ये सारे फॉर्मूलाज हमने कैसे ये किए हैं, डिफाइन किए हैं, थोड़ा देखिएगा। तो पहला था जैसे हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो इसका एग्जांपल था NH4Cl। तो यहाँ पर देखिए आपका जो कैटायन था यही आपका वीक कंपोनेंट था, क्योंकि बेस से कैटायन आता है, इसलिए मैंने ऊपर लिखवाया था बेस से कैटायन आता है, वो वीक था। इसलिए इधर देखो, मैं माउस से दिखा रहा हूँ, इधर हमने राइट में इसलिए कैटायनिक हाइड्रोलिसिस लिखा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस लिखा। अच्छा, क्या अब आपको याद है हमने एक चीज, जब हमने Ka Kb पढ़ा था उस वक्त हमने लिखा था कि ये जो Ka होता है, या ये जो Ka होता है, हाँ, ये किस किस के लिए डिफाइन किया जाता है? एक तो वीक एसिड के लिए डिफाइन किया जाता है, वीक एसिड के लिए डिफाइन किया जाता है, या फिर किसके लिए डिफाइन किया जाता है? कैटायन के लिए डिफाइन किया जाता है। Ka को हम कैटायन के लिए डिफाइन करते हैं, भूल गए सब, पुराना चीज याद नहीं रखोगे तो कैसे होगा, पता नहीं आजकल क्या कर रहे हैं। आजकल एक पीछे चल रहा था फिर भी चल रहा था ये चैप्टर, पता नहीं क्या हो। तो Ka इज डिफाइंड फॉर योर कैटायंस एज वेल एज वीक एसिड्स। तो क्योंकि इसके लिए Ka हम डिफाइन करते हैं और हमें पता होता है कि Ka इंटू Kb फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इज इक्वल्स टू Kw, तो इसलिए Ka को हम किसके बराबर लिखते हैं? Kw बाई Kb। तो यहाँ पर भी वही देखेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है इसलिए लिखा गया है Kw बाई Kb, क्योंकि कैटायन के लिए डिफाइन किया जाता है Ka, इसलिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट विल बी Kw बाई Kb, ये होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है, जैसे मैंने बताया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ही बराबर होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज सिमिलर टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसीलिए जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला हुआ करता था अंडर रूट ऑफ Ka या Kb बाई सी, अल्फा का फॉर्मूला हुआ करता था, तो यहाँ पर H का भी वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर क्योंकि एसिड बेस नहीं है तो Kb सिंबल नहीं है, उसके जगह क्या है? KH बाई सी, वही फॉर्मूला है KH बाई सी, KH बाई सी का अंडर रूट, ठीक है। तो ये तीनों कैसा है बताया मैंने ना। ये pH का फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ये pH का फॉर्मूला ऐसा क्यों है? तो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या था? एसिड था। तो हमने जैसे ऊपर भी लिखा था कि ऐसे सॉल्ट्स का जो pH है वो लेस देन 7 होगा, बिकॉज एसिड स्ट्रॉन्गर है। तो अगर ये लेस देन 7 होगा तो pH को 7 से कम होना चाहिए, तो 7 के बाद इसलिए माइनस है, 7 से कम होना चाहिए। अच्छा, ये हाफ क्यों आया? हाफ आया बिकॉज ऑफ दिस अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब ये होता है होल टू द पावर हाफ, और pH जब लेंगे तो वो नेगेटिव लॉग वाला आएगा, नेगेटिव लॉग वाला वो सीन आएगा, तो इसलिए हाफ नीचे आ जाएगा। और अब KH का एक्सप्रेशन देख सकते हैं, तो KH का एक्सप्रेशन में क्या था? देखो यहाँ पर Kb था नीचे, इसलिए PKb, और H के एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन C था नीचे, देखो दोनों ही नीचे हैं,
मतलब मेरा कहने का मतलब है कि Kb भी नीचे है और C भी नीचे है, इसलिए Pkb प्लस log C, क्योंकि दोनों ही नीचे है तो Pkb प्लस log C। ओके। सिमिलरली जब हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था, तो हमारा जो वीक कंपोनेंट है वो कहां से आ रहा था? एसिड से आ रहा था। और ऐसे सॉल्यूशन का पीएच क्या हो रहा था हमारा? ग्रेटर देन 7। तो यहां पर एसिड वीक था, एसिड से एनायन आता है, ए एसिड से एनायन आता है, तो इसलिए इसको इधर हमारा एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो। देखो इधर एनायनिक, और एनायन के लिए डिफाइन किया जाता था Kb, इसलिए देखो इसका KH किसके बराबर है? Kw बाई Ka। Kb डिफाइन होता है, तो इसलिए Kw के टर्म्स में क्या लिखेंगे? Kw बाई Ka लिखेंगे। ये होता है हाइड्रोलिसिस, सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का सेम फॉर्मूला, देखो कोई डिफरेंस नहीं है, वही जैसे अल्फा का फॉर्मूला होता है, H का फॉर्मूला सेम, डिफरेंस है ही नहीं तो क्या डिफरेंस बताओ, सेम ही है। अब देखो इसके पीएच का फॉर्मूला ऐसा क्यों है? ये भी बहुत सिंपल है, आपने खुद ही कहा कि पीएच जो है 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, तो 7 प्लस, अरे प्लस करोगे तभी तो 7 से ज्यादा होगा, 7 प्लस हो गया। हाफ अगेन अंडर रूट की वजह से, अगेन देखो नीचे कौन था, मतलब डिनोमिनेटर में इधर के ए था जहां पर मेरा माउस है, और इधर सी था, तो इसलिए देखो पी के ए प्लस लॉग सी। अच्छा पी के सी नहीं लिखते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को लॉग सी ही सिर्फ लिखा जाता है, उसके लिए पी के वर्ड यूज नहीं किया जाता, इसलिए सिंपली लॉग सी। ये होता है हमारा एनायनिक हाइड्रोलिसिस। आया समझ में? यस सर। इसलिए इसको कहते हैं एनायनिक, या एनायनिक हाइड्रोलिसिस में ऐसे फॉर्मूला बनता है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इसके लिए Ka डिफाइन होता है, इसके लिए Kb, तभी आपको बाकी चीजें लिंक हो पाएंगी। ये दोनों याद नहीं रखेंगे तो मुश्किल है, और ये दोनों याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है पीके, जो सॉरी मतलब वीक एसिड एंड वीक बेस, यहां पर दोनों ही वीक थे, यहां पर दोनों ही वीक थे, तो इसलिए हमारा बोथ कैटाइनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा फिर से यहीं से सोचेंगे, कैटाइन के लिए Ka डिफाइन किया जाता है, एनाइन के लिए कैटाइन के लिए Ka, हाँ, और एनाइन के लिए Kb डिफाइन किया जाता है। इसलिए इसका एक्सप्रेशन देखिए, डेरिवेशन में इसके मत जाना, क्योंकि इसका डेरिवेशन जो है वो डिफिकल्ट है, सच में डिफिकल्ट है इसका डेरिवेशन, तो इसके अंदर जाना ही नहीं है। जैसे बता रहा हूं वैसे ही इसको समझना है और वैसे ही याद रखना है, डेरिवेशन कर भी नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल, उतना टाइम ही नहीं है इस क्वेश्चन को उतना टाइम देने का। तो जैसे बताया, क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों का ही यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कैटायन के लिए के, एनायन के लिए के भी, तो इसलिए देखो के डब्ल्यू बाई, न्यूमेरेटर में हमेशा के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी। ज्यादा दिमाग लगाकर यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि सर लेकिन ऊपर आपने लिखवाया है के इंटू के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू, यहाँ पर ये हमने इधर लिखा है, तो क्या उसी हिसाब से यहाँ पर के डब्ल्यू कैंसिल नहीं होना चाहिए था? यहाँ पर भी तो नीचे के इंटू के बी है ना, तो के डब्ल्यू कैंसिल नहीं होना चाहिए था क्या? क्या होना चाहिए, मतलब ये क्या मैंने गलत लिखा है या कुछ और है यहाँ पर? सुन रहे हैं कुछ? क्या ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, या 1 लिख लेना चाहिए था, या कुछ और है यहाँ पे? कुछ और होगा सर। क्या कुछ और होगा, मतलब कुछ और होगा मतलब क्या, क्यों कैंसिल नहीं हो रहा है?
वही मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ नहीं रहे हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम बहुत मुश्किल है अगर नहीं पढ़ेंगे तो, है ना। अल्टीमेटली यही बोलेंगे वो, मुझे पता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि सर ने नहीं पढ़ाया, कुछ समझ में ही नहीं आया, यही बोलेंगे वो। मैं 10 साल से सुनते आ रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैं कहता हूँ उसको सीरियसली पढ़ना है एकदम, उस मतलब फिजिक्स से भी ज्यादा डिफिकल्ट है ये, वो नहीं सुनेंगे। के ए इंटू के इंटू के बी के डब्ल्यू के बराबर होता है, लेकिन ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर 10 बार पढ़ा होता तो ये दिमाग में सेट हो जाता। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, यहां पर के ए हम डिफाइन कर रहे हैं NH4 प्लस के लिए, के बी हम डिफाइन कर रहे हैं CH3CO माइनस के लिए, एनायन के लिए। तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, इसलिए यहां पर KW कैंसिल नहीं होता है, KW के ए के बी के साथ कैंसिल नहीं होता है, बिकॉज दीज टू आर नॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये किसी और का के, ये किसी और का के बी, कैंसिल कैसे होगा इसलिए। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। यहां पर कोई सी टर्म नहीं है, मतलब फॉर्मूला वैसा ही है √KH, लेकिन बाई सी नहीं है। इसीलिए ये जो सॉल्ट है इस ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। This salt of weak acid and weak base is independent of concentration. तो उसको नोट चाहे तो नोट करके रख सकते हैं कि salt of weak acid and weak base is independent of concentration. pH of salt of weak acid and weak base is independent of concentration. ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसके पीएच के फॉर्मूला में भी देखिए सिर्फ है 7 प्लस हाफ ऑफ, मतलब जैसे ऊपर था यहाँ पर भी वही है, प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। अब देखिए मैंने ऊपर आपको ये वाला रिलेशन क्यों लिखवाया था, अब थोड़ा इसको देखना, आपके कॉपी में होगा उसको देखिए। ये जो pKa लेस देन pKb, pKb लेस देन pK, ये क्यों लिखा था। अब देखो, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, तो pK और pKb में क्या रिलेशन होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है, पीकेबी में क्या रिलेशन होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। रेस्पॉन्ड if acid is stronger then Ka is greater than Kb। छोड़, खत्म हो जाए चैप्टर, ये बड़ी। और यहाँ पर बेस इज स्ट्रॉन्गर, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्गर होगा तो pK विल बी लेस देन pKb।
तो के ए अगर के बी से छोटा होगा तो दोनों का डिफरेंस जो है नेगेटिव हो जाएगा और 7 से वैल्यू कम हो जाएगा, तो एसिडिक पीएच। एंड अगर बेस स्ट्रॉन्गर हो गया तो पी के ए विल बी ग्रेटर देन पी के बी, तो डिफरेंस हो जाएगा पॉजिटिव, तो पीएच 7 से ग्रेटर हो जाएगा। तो यही होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के 3 फॉर्मूले। ठीक है, ठीक है, मत पढ़िए, इसको छोड़ दो। मैं नेक्स्ट क्लास कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, वैसे ही मुझे ही फॉर्मूला पुट करके करना है। ठीक है, आप एंजॉय करिए अभी 2 दिन। मंडे को मैं इसके न्यूमेरिकल करवा के, बाकी एक केस भी है, मैं मंडे को ही ख़त्म कर दूँगा।